वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम टॉप 500 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख रहे हैं। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपका यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट BDO VEO इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C और D इन सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, ये पूरा एक सीरीज़ है जिसको लेकर आई हूँ। इसका सेकेंड पार्ट ये हम देख रहे हैं। इसके पहले इसका एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप @study for civil services पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। यहाँ से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च जो संस्थाएं होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और यूपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुसंधान संस्था हैं, इनको लेकर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल पर डला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर बात हुई है शाक भाजी अनुसंधान संस्थान की। ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर करनाल। सही उत्तर इसका हो जाएगा वाराणसी। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा कानपुर दिया गया है, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, जो दलहन वाला है वह कानपुर में स्थित हो जाएगा। लखनऊ में कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं जिसमें से इम्पॉर्टेंट है औषधि अनुसंधान केंद्र, विष अनुसंधान केंद्र, ये सभी कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान भी यहीं पर है, लखनऊ में। अगर करनाल की बात करें तो करनाल में क्या हो जाएगा? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको मिल जाएगा, तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 11.7%, 15.6% या फिर 29.3% या फिर 43%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.3%। भारत का जो संपूर्ण भाग है, स्थलीय भाग है, उसके कुल 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा अगर बात करें पठार की, तो भारत के जो भाग है, भारत के स्थलीय भाग, उसके 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं। और मैदान की बात करें, मैदान, तो 43% भाग पर मैदान मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.3%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। भारत की प्रादेशिक सीमा की यहाँ पर बात हो रही है कि यह कहाँ तक है, तो यह समुद्री मील से 12 मील तक की दूरी पर मानी जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 12 मील। इसके अलावा यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो हो जाती है भारत की प्रादेशिक जल सीमा, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 12 मील। फिर एक पूछा जाता है कि भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वह कहाँ तक होता है, तो वह 24 मील तक होता है। इसके अलावा 200 मील तक भारत का इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। वो कहाँ तक होता है? 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो ये बात हुई। और ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तीनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। कल मैंने आपको जो कल पार्ट आया था इसमें मैंने आपको बताया था भारत की जो तट रेखा वाले राज्य है, तटीय राज्य हैं, वो कितने हैं? 9 राज्य हैं। भारत की जो तट रेखा है 9 राज्यों में बटी हुई है। 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से अपनी सीमा लगाते हैं। और उन राज्यों में भी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, यह पूछा गया है।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात। इसके बाद आंध्र प्रदेश मिलेगा आपको सेकंड नंबर पर, और फिर थर्ड नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे लंबी तटरेखा है थर्ड नंबर पर। और 9 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से छूलती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है, या फिर उनको किस रूप में जाना जाने लगा? तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद उनको बुद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा, उनको बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोध गया एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसको 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। तो इस चीज़ों को याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला तथ्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या फिर वैशाली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध थे उनको परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में हर एक घटना का अपना महत्व है, जैसे कि परिनिर्वाण की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसी प्रकार जो गौतम बुद्ध थे उनके पहले आदेश को या फिर उनका जो पहला वाचन था उसको क्या कहते हैं? उनकी पहली जो शिक्षा थी, उन्होंने अपनी जो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, उसको क्या कहते थे? उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। इसके अलावा गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और महापरिनिर्वाण इनको कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो इन चीज़ों को याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में स्थित किस शहर को भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं कुशीनगर, वाराणसी या फिर आगरा या फिर सारनाथ। सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है, जिसको काशी विश्वनाथ जहाँ पर है, तो वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है भारत का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल। यह हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यह धौलावीरा से मिल जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई, इसमें विभिन्न स्थल खोजे गए और हर एक स्थल से कई सारी चीज़ों के साक्ष्य मिले, जहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा में देखी गई। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी यहीं से ही मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा यह एक ऐसा शहर है जो कि 3 भागों में विभक्त था, तो इस चीज़ को याद रखना है, धौलावीरा। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है, इंपॉर्टेंट डेज। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाते हैं? 11 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 19 नवंबर। सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे। इसके बाद अगर 11 नवंबर की बात करें तो विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या फिर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, या फिर बाल दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण दिवस देखे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? या तो यह बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, या फिर ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जब लोहे की जो कील होती है उस पर जंग लग जाती है तो उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। अब लोहे पर जंग लगना है, जंग क्या होती है? जंग एक प्रकार का लौह ऑक्साइड है। लोहा और जो लोहा होता है, लोहे में ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन के मिल जाने से
लोहा ऑक्साइड बनता है, जिसको फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, और यह लाल भूरे रंग की होती है। और इसके किसी भी चीज़ पर लगने से, जंग के लगने पर उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसका ये पार्ट सेकंड था, इसके पहले एक पार्ट आ चुका है, आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।